नअबुदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद उतलुबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जो है वो रेड स्पॉट के एमसीक्यूज़ के इंशाल्लाह जो है प्रिपरेशन वो शुरू करने जा रहे हैं। सो रेड स्पॉट एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल जो है वो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की बुक है और इसमें ये बेसिकली ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी बेहतरीन है और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन है। वो बेशक नेशनल एमडी कैट दे रहे हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं। सो और जहाँ पे भी आपको बायोलॉजी का आप ये चाहते हैं कि आपको बायोलॉजी जो है वो एफएससी तक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपकी जो है वो रेडी हो और एक बेहतरीन जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे भी आपकी जो बायोलॉजी है रेडी हो, तो आपको ज़रूर हाईली रिकमेंडेड है कि आप जो है वो रेड स्पॉट बायोलॉजी को ज़रूर प्रैक्टिस करें। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना फर्स्ट एमसीक्यू शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू देखें कि वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑलवेज कंटेन डीएनए। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो ऑलवेज ऑर्गेनेलिज हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास हमेशा जो है वो डीएनए होता है। तो इसमें ये बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेटिव बेस है और उसमें यह है कि जिन ऑर्गेनेलिज के पास अपना डीएनए होता है उनको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज हैं बेसिकली इनके पास जो है वो अपना डीएनए होता है। सो उसमें आपके पास सेंट्रियोल्स आ जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सोक्राइन सेल्स बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एज द रिजल्ट ऑफ देयर फंक्शन। यहाँ पे आपके बेसिकली दो चार जो है कॉन्सेप्ट वो चेक करें। पहली बात तो ये कि आपको जो एमसीक्यूज पढ़ने की ट्रिक है वो यहाँ पे चेक की जा रही है और वो ट्रिक क्या है कि आपने वो जब वर्ड क्लिक किया ना एक्सोक्राइन सेल्स, तो यहाँ पे आपकी कहानी शुरू हुई है। जब एक्सोक्राइन सेल्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो सिक्रीशंस करते हैं हार्मोन्स की, ठीक हो गया, डक्ट्स के थ्रू। तो जब वो हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं तो अब बेसिकली वो पूछना ही चाह रहे हैं कि जो सेल सिक्रीशंस करता है, जो सिक्रेटरी सेल है, उसके पास जो है वो कौन सी ऑर्गेनल ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं लेकिन घुमा के पूछ रहे हैं। तो आप देखेंगे जो सिक्रेटरी सेल है बेसिकली जो एक्सोक्राइन सेल है उसके पास क्या चीज़ या कौन सी ऑर्गेनल ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, इसमें बेसिकली आपका ये टेस्ट हो रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनल का क्या बेसिक फंक्शन है। ठीक है, और अगर आपको ये पता है तो आप इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो जो आपके पास एक्सोक्राइन सेल्स हैं उनमें ज़्यादा आपके पास अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं, अमाउंट ऑफ डीएनए तो बेसिकली इतना कुछ डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहा। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स का बेसिकली फंक्शन क्या, प्रोटीन की फॉर्मेशन करना। सो प्रोटीन की फॉर्मेशन और बेसिकली देखिए एक्सोक्राइन सेल्स हैं, एक्सोक्राइन सेल्स का बेसिकली हार्मोन्स प्रोडक्शन काम होता है। तो हार्मोन्स की जो काफ़ी परसेंटेज जो है वो प्रोटीन्स हैं। सो प्रोटीन्स जो बनाना होता है वो किसका फंक्शन होता है, वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। ओके, और बाकी देख लें इंक्रीज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स, नहीं लाइसोसोम्स का ही काम नहीं होता, उसका तो काम वो दूसरा होता है जो डाइजेशन का, और उसके जो लाइसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेसिकली जहाँ जो है वो डिजास्टर्स एंजाइम्स भी उनको कहने, तो वो आपके पास जो है लाइसोसोम्स का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी इससे कोई काम नहीं है। तो इसका बेसिकली आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। कहते हैं कि द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ प्लांट एनिमल्स इज कंटेन वन होमोटेस व्हाट इज नाउन एज न्यूक्लियोलाई। ओके, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियाई। बेसिकली आपसे न्यूक्लियाई का सिंपल फंक्शन पूछने हो कि न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, नहीं, डीएनए मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियाई का फंक्शन नहीं होता। डीएनए मॉलिक्यूल्स तो जो आपके पास वो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है उससे होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पिंडल ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, स्पिंडल ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। सो स्पिंडल की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी फॉर्मेशन है वो होती है सेंट्रियोल के थ्रू। सो उसमें सेंट्रियोल का जो स्पिंडल है वो लेना देना है। द रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉलोइंग न्यूक्लियर डिवीजन। सो माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन नहीं, इसकी भी कोई यहाँ पे न्यूक्लियोलाई के साथ सेंस नहीं बनती। द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, सो आपके पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, यस दे कैन टेक पार्ट इन formation of ribosomes because ribosomes contains this is not the direct answer of this, but it is in a systematic way. How? Let us see that the ribosomes are consist of the ribosomes are basically consist of the two subunits of protein and RNA. So RNA is basically synthesized by the nucleoli. Hope you understand. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। सो इसमें सबसे ज़्यादा आरएनए की कंसंट्रेशन जो है वो किसमें होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। देखें इसमें क्रोमोसोम्स नहीं, क्रोमोसोम में तो बेसिकली आप डीएनए की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहेंगे, या फिर मेरे ख्याल से इवन जो आरएनए से ज़्यादा तो उसमें प्रोटीन होती है क्योंकि वो स्टोन प्रोटीन उसमें ओवरलैप होती है। सो क्रोमोसोम नहीं हो सकता, सेंट्रियोल
ओके नो, ये भी कोई ऐसा सेंस नहीं बना रहा है इसके साथ लाइसोसोम्स और न्यूक्लियोलस। ओके, बेसिकली जो है वो न्यूक्लियोलस का काम ही आरएनए सिंथेसाइज करना है, तो आई विल गो फॉर न्यूक्लियोलस। ओके, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास बेसिकली जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन वाला क्वेश्चन है। सो ये हम नहीं करें, अभी हम इसको स्किप करें। नेक्स्ट मूव करें तो आपके पास आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर ऑप्शन है आपके पास। करेक्टली शो स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन अ यूकेरियोटिक सेल। ओके, इसमें से आपसे बेसिकली पूछने की चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनेल ऐसी हैं जो आपके पास यूकेरियोटिक सेल में जो है प्रेजेंट होती हैं। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल ये यूकेरियोटिक में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है और राइबोसोम भी होती है, तो दिस इज सिंपली डी ऑप्शन। ओके, डी के थ्रू, डी के साथ हम जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम यूकेरियोटिक सेल, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास क्या सेल वॉल और न्यूक्लियस होता है? नहीं होता। सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हाँ जी, यस, दिस इज ट्रू, दिस इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 says which of the following is present in all eukaryotic cells. All eukaryotic cell में क्या है? Cell wall? No, cell wall is not present in all eukaryotic cells. It is present basically in plant cells, in eukaryotic and fungi cells as well. But diploid nucleus, yes, this is a catching and good catching point here. Basically, nucleus is present in all eukaryotic cell, and this is the main distinction between eukaryotic and prokaryotic cell. But not only diploid nucleus, not there is not only mention of nucleus, there is mentioning the word of diploid nucleus. No, there is not all eukaryotic cells not on diploid nucleus. Okay, because diploid nucleus is not present in the cells that undergoes meiosis. So in other words, we can say that diploid nucleus is not present in the germinal cells. Okay, so here we go with the option B. And let's move on towards the question number 9. Okay, basically they are saying here pancreas tissue from a freshly killed rat was removed. Okay, placed in warm isotonic saline solution and radioactivity labeled amino acids were added. At intervals after adding the amino acids, the samples of the tissue were removed. Okay, basically they are saying okay, आपने जो है एक ताज़ा जो है एक चूहा मारा है और उसमें से आपने जो है एक पेंक्रियाज का टिश्यू जो है वो निकाल दिया। ओके, जब आपने उसमें से पेंक्रियाज का टिश्यू निकाल लिया है तो उसमें आपने जो है उसमें उसको सोल्यूशन में डाला, और सोल्यूशन में डालने से आपको फ़ायदा ये हुआ है कि उसके अंदर जो है वो रेडियो एक्टिवली जो लेबल्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो उसके अंदर चले गए हैं। सो जब रेडियो एक्टिव जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उसके अंदर चले गए हैं, तो वो अब आपने बताना है कि एट इंटरवल्स आफ्टर एडिंग द अमाइनो एसिड्स सैंपल्स ऑफ द टिश्यू वर रिमूव्ड, सेक्शंस कट एंड द साइड्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी डिटरमाइंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर इन व्हिच रेडियो एक्टिविटी अपीयर इन ऑर्गेनेल्स। ओके, सो बेसिकली जो है ये आपके पास आपने अमाइनो एसिड्स डाले हैं, तो अमाइनो एसिड्स कौन कौन से प्रोसेस से गुजरेंगे सेल में, ये बेसिकली आपसे पूछना ही चाह रहे हैं कि सेल में जो है वो अमाइनो एसिड्स से लेकर सिक्रेशन तक का जो अमल है वो कौन कौन सी ऑर्गेनेल से जो है वो एक सीक्वेंस में गुजरता है। So basically, let's see. Golgi operators, no, Golgi operators is not the first. It may be the last, because here the packing of the cellular material is concerned. Okay, so first we no Golgi operators, no. Yes, rough endoplasmic reticulum is there, because here this rough endoplasmic reticulum contains ribosomes, and ribosomes are the site where with amino acids are assembled to form proteins. So we have to go with option C and D, and let's see whether C or D. So rough endoplasmic reticulum to smooth endoplasmic reticulum, and to Golgi operators or secretory vesicles. So let's see, not secretory vesicles first, because secretory vesicles are formed, we may say that secretory vesicles are formed from Golgi operators. So Golgi operators has to come first. Option C is right here. Is some software issue and we trying to manage it. Okay, next question is, a piece of mammalian tissue was homogenized and subjected to differential centrifugation. 5 subcellular fractions were investigated to determine their relative biochemical activity. Okay students, when you read the statement, you have to feel the statement, you have to feel the meaning of the statement, and you have to jump into the depth of the statement. So basically we have seen that the diagrams below ABCD indicate the relative activity of certain biochemical processes in these fractions. Okay,
अब वो उसमें पूछना ये चाह रहे हैं कि आपके पास एक मेमेलियन टिश्यू है, उसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करके होमोजेनाइज कर लिया है, और उसमें जो है जो 5 ऑर्गेनल्स हैं बेसिकली उनको टेस्ट कर रहे हैं, तो कि बायोकेमिकल एक्टिविटी जो है उसके लिहाज से द डायग्राम्स बिलो ABCD इंडिकेट द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन दिस रिएक्शंस। ओके, अब इसमें देखें, इसमें बात क्या है बेसिकली, इस क्वेश्चन में वो आपसे बेसिकली पूछना ये चाह रहे हैं कि देखें एक मेमेलियन सेल है, उसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करने का मतलब ये है कि उसकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अपने साइज़ के लिहाज से डिफरेंट लेयर्स में आ गई हैं। ओके, जो सबसे छोटे साइज़ की ऑर्गेनेल है वो सबसे ऊपर होगी, और जो सबसे बड़े साइज़ की ऑर्गेनेल है वो सबसे नीचे होगी बेसिकली। ओके, अब वो कह रहे हैं कि ये 4 तो लेयर्स बन गई हमारे पास ऑर्गेनेल की। तो जो ऑर्गेनेल जो है, अब हमने बताना ये है कि ABCD में से जो ऑप्शन आपके पास गिवन है उसमें से बताना ये है कि जो उसमें से बताना ये है कि कौन सी ऑर्गेनेल जो है वो बेसिकली आपके पास डील करती है विद बायोकेमिकल एक्टिविटी। ओके, कौन सी ऑर्गेनेल जो है बायोकेमिकल एक्टिविटी से डील कर रही है। सो आपके पास और वो बेसिकली कह रहे हैं कि जो सेल है ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो ज़्यादा कर रहा है। तो जो आपके पास लाइसोसोम वाली ऑर्गेनेल है, हम उस ऑप्शन पे जाएंगे जो जिसमें लाइसोसोम ज़्यादा है। क्यों हम उस ऑप्शन पे जाएंगे? क्योंकि समझ में ये आया है कि ये ऐसा सेल है जो बायोकेमिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है। अब बायोकेमिकल एक्टिविटी जो सेल ज़्यादा कर रहा है उसमें बात यह है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो एक अदर लिंक से ज़्यादा होगा, लेकिन वो डायरेक्टली जो है वो इतना सूटेबल नहीं है। तो क्या हमारे पास न्यूक्लियाई ज़्यादा होगा? न्यूक्लियाई भी एक अदर वो चीज़ है, वो डायरेक्टली जो है वो हमारे पास बायोकेमिकल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। सो राइबोसोम्स, नो, राइबोसोम्स भी डायरेक्टली जो है, यस दे आर रिलेटेड टू बायोकेमिकल एक्टिविटी बट नॉट एज डायरेक्ट एज lysosomes, because lysosomes are the basically here that biochemical reactions take place. So we have to go with the option that has more lysosomes in it, and that is the option C. Here we go for question number 11, and question number 11 is about centrifugation, and we skip it and move on towards question number 12. Oh, okay. Question number 12 says the diagram shows a generalized animal cell which structure replicates during mitosis and generates the spindle. ओके, ओके, इसकी क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइटोसिस में रेप्लिकेट करता है और स्पिंडल बनाता है। बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पिंडल जनरेट करता है। तो यहाँ पे पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए, जो ऑप्शन ए है ये बेसिकली राइबोसोम्स है, सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये नहीं हो सकते। ऑप्शन बी मेरे ख्याल से जो है वो आउटर सेलुलर मेम्ब्रेन को, जो सेल वॉल को शो कर रहा है। ऑप्शन सी जो है आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है। सो एक्चुअली हियर इज ऑप्शन डी दैट शोज द centriole. Okay, and centriole generates spindle fibers. So we have to go with option D. Okay, move on towards the next, and that is question number 13. And question number 13 says, what is the site of enzyme synthesis in cells? Where are enzyme synthesis in cells? Okay, enzymes are basically proteins. We know that enzymes are globular proteins, so they are synthesized in the ribosomes. Ribosomes are the structures that are responsible for the formation and joining of the amino acids to form proteins, and enzymes are proteins. So here we go with option number C. C is our right option. Yeah. Okay, next move towards question number 14. Question number 14 here says the diagram shows the ultrastructure of a eukaryotic cell. Okay, which organelle does not contain nucleic acid? Nucleic acid जो है इसमें कौन सी ऑर्गेनेल में नहीं होता, ये आपने बताना है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली किसे कहते हैं हम? DNA और जो है DNA और RNA में जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता है। सो इसमें से बताना है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेल है जिसमें DNA या RNA नहीं है इस डायग्राम में। सो देखें कि डायग्राम जो है वो ए वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है, डायग्राम ए आपके पास रिप्रेजेंट करिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। सो यहाँ पे आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो है वो DNA नहीं होगा। यहाँ पे आपका बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि ना DNA होता है ना RNA होता है। यहीं पे आपका आंसर आ गया, आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको मेरे ख्याल से नहीं है सच। सो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट मूव करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि सम सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन व्हाइल अदर हैव टू मेम्ब्रेन्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें बेसिकली ये बताना है कि कौन सा जो है वो ऑर्गेनेल है जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है। आपको नाम पता होना चाहिए कि टू मेम्ब्रेन्स वाले ऑर्गेनेल्स कौन से हैं और सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स कौन से हैं। सो आपके पास जो है आपको बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है कि जो टोनोप्लास्ट होती है, ये टोनोप्लास्ट हम किसे कहते हैं? ये वे एक ट्रिकी वे है और मेरे ख्याल से स्मार्ट वे टू सॉल्व द MCQs. ओके, सो smart way of the solve MCQs, and as we know that tonoplast is the membrane of the vacuole. Okay, so if the tonoplast is the membrane of the vacuole, so we know that the vacuole is bounded by a single membrane. We know that vacuole जो है इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंगल होती है।
सो अब देखें फिर इसमें 2 मेम्ब्रेन्स में उन्होंने 3 बार टोनोप्लास्ट लिख दिया, तो यहीं पे आपका जो है क्वेश्चन उसका आंसर आपको इजीली अवेलेबल है, और वो ये है कि ऑप्शन जो है वो ए आपके पास सही है, क्योंकि बाकी तीनों में टोनोप्लास्ट और ये हमें बेसिकली पता है कि ये जो है ये आपके पास जो है उसमें नहीं होता। ओके, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या कह रहा है? द डायग्राम शो सम ऑफ द स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबीसीडी वुड बी इन्वॉल्व इन द फाइनल सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द सेल। डाइजेस्टिव एंजाइम यानी ये है कि बस डाइजेस्टिव एंजाइम इस सेल से निकलने वाला है, वो किस फॉर्म में होगा? ओके, लेट्स सी। ऑप्शन बी इज a Golgi complex. Okay, let's see other options. Option B is a membrane, and option C is Golgi apparatus or Golgi complex, and option D is centriole. So enzyme basically मतलब इस सेल से निकलने वाला है, तो वो किस फॉर्म में होगा? वो ए की फॉर्म में होगा, और ए की फॉर्म को ए को हम क्या कहते हैं? बेसिकली सिक्रेटरी वेसिकल इसको कहते हैं। ये गोल्जी ऑपरेटर से प्रोसेस्ड हो जाता है, और ये बस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके इसने निकलना ही होता है। तो इस वजह से वी हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर ए हियर। Okay, next move towards question number 17, and question number 17 is when a glycoprotein is being synthesized for secretion from a cell. Okay, एक glycoprotein है, वो मुकम्मल हो चुका है, जब वो बन चुका है, अब वो सेल से जो है वो सीक्रेट होने वाला है, तो बताएं कि जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? सो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, आइए देखते हैं। अब वो सिक्रेट होने लगा है, तो वो सबसे पहले जो है आपके पास हमने गोल्जी ऑपरेटस ना, गोल्जी ऑपरेटस इज आवर फाइनल और सेकंड लास्ट वे of secretion anything from the cell, because here the material is packed. Okay, let's see next. Rough endoplasmic reticulum. Yes, this may be a first, but not smooth endoplasmic reticulum, because protein is not synthesized by smooth endoplasmic reticulum. It is synthesized by RER, rough endoplasmic. Okay, so B and C is our option, and then we should move on towards the rough endoplasmic reticulum, and then Golgi apparatus, yes, and then smooth endoplasmic reticulum. Okay. Well, yes, because Golgi apparatus comes first, because here the material is packed, and first we have to pack in Golgi apparatus, and then we have to transported out of the cell from a smooth endoplasmic reticulum. So here I think I should go with B, but C can also be the, but B is most sensible here, because if we go to C, then we may say that rough endoplasmic reticulum synthesize proteins, and then they are travel towards the Golgi apparatus. But no, the suitable and logical and more sensible answer is that proteins are synthesized, and nearly they go towards Golgi apparatus, and from Golgi apparatus they are packed, and smooth endoplasmic reticulum is actually used to travel long distances. So here we go with the option number B. Okay, students, this is the first part of lecture. Inshallah, we will continue our journey for the betterment of all of us. May Almighty reward you, bless you. May be peace on you. Assalamu alaikum.